हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर। और जैसे मैं आपको दूसरे लेक्चर्स में बताता हूं कि आप और हम यहाँ पे फिजिक्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि फिजिक्स को फील करेंगे। जैसे पैशनेट स्टूडेंट्स होते हैं वैसे मैं भी एक पैशनेट टीचर हूं और मैंने भी अपना आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया है और 3 बार मैंने नेट का एग्जाम क्लियर किया है। और उसमें जो मैंने छोटी छोटी लेकिन मोटे मोटे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ऐसी बातें जिनके तहत जिसको हम अपने दिमाग में रख के उन चीज़ों को, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो हमारी कैलकुलेशंस है, जिनको हम बहुत आसानी से करके उसमें आंसर्स हमें निकाल सकते हैं, इस पूरे लेक्चर सीरीज में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और उसको हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि दिमाग में हमारे किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो याद करने का या मेमोराइज करने का, बल्कि चीजें हमारे पास नेचुरल एक्सेप्टेंस से हम उनको समझे। ओके, तो सबसे पहले हम जो सिलेबस देखना है इस पोर्शन का, मैकेनिक्स का, जो फिजिक्स के 7 यूनिट्स होते हैं, जिसमें हमारा मैकेनिक्स हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, द फर्स्ट है द मदर ऑफ ऑल यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट यूनिट उसका सिलेबस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। और जैसे कोई दो देशों के बीच में या कोई दो योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है, तो एक योद्धा सोचता है कि मैं दूसरे योद्धा के क्या निकालूं, वीक पॉइंट्स निकालूंगा। और वीक पॉइंट्स या फिर ऐसे दूसरा योद्धा जिन हथकंडों का इस्तेमाल करता है, उस हथकंडों का अगर एक जो योद्धा उससे लड़ रहा है उसको पता लग जाए, तो पहले वाला योद्धा सजग रह सकता है और तैयार रह सकता है और उसके हथकंडों का भरपूर रूप से आंसर दे सकता है। तो इसी तरीके से सिलेबस देखने से, हम सिलेबस को जब हम बार बार देखते हैं और उसमें छोटी छोटी चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एग्जामिनर क्या सोच रहा है, आईआईटीज किससे ज्यादा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कौन से एरिया से जो क्वेश्चन है बार बार उभर रहे हैं, किन एरिया से जो क्वेश्चन है छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, किन एरिया से क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो इस पे हमारा ध्यान रखने से आप ये मान लीजिए कि हम काफी हद तक एग्जाम को अपने अंदर समा जाते हैं, एग्जाम के कॉन्सेप्ट्स को, एग्जाम की जो फीलिंग है उसको अपने अंदर हम समा लेते हैं। सो दैट इज व्हाई हम सबसे पहले किससे शुरू कर रहे हैं, सिलेबस से। तो सिलेबस मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। जो मैकेनिक्स का यूनिट होता है इसको हम मोटे मोटे 5 चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा फोर्सेस का। तो मैकेनिक्स में जो सबसे बड़ी चीज होती है दैट इज कॉल्ड फोर्सेस ओनली, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग। मैकेनिक्स शुरू होते ही सबसे पहले किसका जिक्र आता है, फोर्सेस का। सो दैट इज व्हाई पहली बात कौन सी लिखी यहां पे, फोर्सेस। फोर्सेस बहुत टाइप की हो सकती है दुनिया में। वैसे 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। उन फंडामेंटल फोर्सेस को मिला मिला के न जाने हम कितनी फोर्सेस का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे आसपास हमें दिखती भी हैं। लेकिन हमें इतनी सारी नहीं पढ़नी है। हमें एक तो वेट पे कंसंट्रेट करना है। वेट हमें बचपन से ही पता है, छोटी क्लासेस से हम इन सब चीजों को देखते आ रहे हैं। वेट मतलब mg की जो फोर्सेस है उनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है और उसके सवालों के बारे में देखना है। नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप की जो फोर्स होती है उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैसे बॉडीज पे लगता है, ब्लॉक्स पे, बॉल्स पे, रुकी हुई बॉल पे, चलती हुई बॉल पे, वेज पे कैसे नॉर्मल रिएक्शन के फंडे आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। टेंशन के बारे में, रस्सियों में जो टेंशन आती है, आप सबको पता है जो रस्सी या जो स्ट्रिंग होती है उसमें हम मास लटका देते हैं तो टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसके बारे में यह भी एक फोर्स है, यह भी एक फोर्स है। सूडो फोर्सेस, सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, नकली। हिंदी वर्ड लिखने से हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। सूडो का मतलब है नकली फोर्सेस। यह फोर्सेस हैं जो कि हमें फील होती हैं लेकिन इनका जो ये टच से नहीं आती हैं, बल्कि ये जैसा हमारा इनर्शियल फ्रेम के कारण आती है। मतलब ये सच में इनका जो उजागर है, इन फोर्सेस का जो सामने आना है, वह किसी चीज के टचिंग से या एक्शन एट अ डिस्टेंस के कारण नहीं होता है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम्स कम धीरे चलते हैं, घूमते हैं, रुक जाते हैं, उसके कारण होता है। अगर आपको अभी नहीं भी पता लग रहा है तो मैं आपको एक डिटेल्ड वे में समझाऊंगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्सेस। मतलब एग्जैक्ट फोर्स नहीं होती लेकिन फोर्स जैसी फील होती है इसमें। सो दीज आर कॉल्ड सूडो फोर्सेस, जिसमें सबसे जरूरी होती है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के हमारे सूडो फोर्सेस। ओके, सो नेक्स्ट फ्रिक्शन, बहुत ही जरूरी। घर्षण है, कोई भी चीज, बस जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, साइकिल जा रहा है, तो उसमें जब भी वो चलते हैं सड़क पे तो वहां पे क्या होता है, दो चीजों, सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है जिसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। तो उसके कारण एक फोर्स का निर्माण होता है जो कि जिस तरफ को बॉडी जाती है उसके उल्टा, जिस तरफ को बॉडी की जाने की टेंडेंसी होती है उसके उल्टा फ्रिक्शन लगता है। तो ये हमें बेसिक है बिल्कुल। लेकिन इसमें और क्या क्या चीजें हमें देखने योग्य हैं, कौन सी छोटी छोटी लघु और ऐसी पैनी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं, जिनके भूलने के कारण हम सवालों को बिल्कुल ग्रिप से नहीं कर पाते हैं, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल फोर्स, इट इज अ फैमिली ऑफ फोर्सेस। बहुत सारी फोर्सेस की फैमिलीज भी होती है। सेंट्रल फोर्स कैसी होती है कि जो
किसी एक पॉइंट से जो भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब भी फोर्सेस है तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्सेस होती है, दोबारा बोलता हूं, अगर दो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्सेस या दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस हैं तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे एक एक तरीका, या एक ऑब्जेक्ट या एक मास से दूसरे मास पे जो फोर्स है वो उसकी जो दिशा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के मैग्नीट्यूड पे या दोनों को जोड़ने वाली लाइन की दिशा में लगे, तो ऐसी फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये जो सेंट्रल फोर्स है ये भी एक फैमिली होती है। तो इसमें बहुत सारी में से सबसे जरूरी, हम छोटी क्लासेस से, हम जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब से हम 12th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो 12th की जानकारी है उससे हम थोड़ा बढ़ के थोड़ी ज्यादा जानकारी इकट्ठी करेंगे क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और हम अब एमएससी में जाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी लिटिल कॉम्प्लेक्स। मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी टफ का मतलब ये नहीं होता कि सच में वो टफ होती हैं, एक्चुअली हमारी जो समझ होती है उसको हम आसानी से नहीं समझते, अपने मन में उनको उलझा लेते हैं, इसलिए हमें उसको टफ लगता है। तो इसको हम बहुत ही क्लियर तरीके से देखेंगे कि उसके कुछ नए फंडे क्या हैं जो 12th क्लास से ऊपर हमारे काम आएंगे और इस एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उस एरिया से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉलिजन्स का फंडा, सेंटर ऑफ मास का फंडा, तो ये आपने देखा भी होगा। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। वेरिएबल मास सिस्टम बहुत ही जरूरी। ऐसे सिस्टम्स हैं कि जब वह सिस्टम इवॉल्व होते हैं, जब उन सिस्टम्स की डायनेमिक्स में हम पढ़ाई करते हैं तो वह सिस्टम्स अपना जो मास है वो साथ साथ या तो उस सिस्टम का मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आमकर जो हमारे आसपास हम मोशन देखते हैं उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में चल रहा है या उड़ रहा है वह अपना जो मास होता है वह नहीं लूज करता है, मास उसका सेम रहता है। तो ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं। तो लेकिन इसमें एक हल्का सा वेरिएशन है कि मान लीजिए आपने किसी एक बाल्टी में सैंड भर दिया था और उस बाल्टी में एक छेद था, तो उस बाल्टी को जब वह बाल्टी लुढ़कती लुढ़कती कहीं जा रही थी और बाल्टी तो लुढ़क रही ही थी और साथ में से उसमें से सैंड हमारा क्या हो रहा था, लीक हो रहा था। तो कहने का मतलब सैंड का जो बाल्टी का मास था टोटल सैंड के साथ वह कम हो रहा था। मतलब चलती चीज का अगर मास बढ़े या चलती चीज का अगर मास घटे तो वो किस में पढ़ते हैं हम, वेरिएबल मास सिस्टम्स पे। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में हमें पढ़ना है मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। बहुत ही आसान है, एक कोई एक्सिस है, इसके आसपास कोई चीज घूम रही है, कोई भी सिलेंडर्स होते हैं, डिस्क होती हैं हमारी, तो ये जो सारे फंडे हैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट किसी चीज को घुमाना है तो किसमें पढ़ते हैं, वो हमारा रिजिड बॉडी में। नेक्स्ट एक रिजिड बॉडी में फंडा आता है हमारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का। कहने का मतलब ऐसी रिजिड बॉडी जो कि एक दिशा से अपनी जगह भी चेंज करे दूसरी ओर जाते हुए, मतलब, और जब वो लुढ़कते लुढ़कते जाए तो घूमे भी, मतलब दोनों मोशन एक साथ हों। तो ऐसा मोशन का कैसा एग्जांपल है, जैसे आपने अपने हाथ में मार्बल्स, जिसको बचपन में हम बोलते हैं कंचे खेलते हैं, तो उसको आप ऐसे लुढ़का देते हो। जब हम उसको लुढ़काते हैं तो कंचा घूमता भी है और कंचा आगे भी जाता है। तो कहने का मतलब कंचा ट्रांसलेट भी करता है और कंचा गोल गोल भी घूमता है। तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाऊंगा, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होते हैं याद करने के वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। यह एक नया कॉन्सेप्ट है, एमएससी में इसके बारे में हम काफी एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं, बीएससी में हल्की सी जानकारी होती है। तो यह एक नए कॉन्सेप्ट होने के कारण जिसमें एमएससी में इसके बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी इसके जो सवाल हैं हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। तो जो फ्लूइड डायनेमिक्स है इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऑयलर इक्वेशन, इनके बारे में आपने सुना भी होगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इसको और एप्रिशिएट कर पाएंगे। बर्नौली थ्योरम बचपन में चहीती थ्योरम होती है। हमारे मम्मी पापा भी हमें बताते हैं कि जब हमारे पास से ट्रेन तेजी से गुजरती है तो पीछे होके खड़े हो जाओ, वरना तुम आगे गिर जाओगे, आगे हवा के द्वारा खींच लिए जाओगे। तो वो सारी बातें कहां पढ़ते हैं हम, बर्नौली में, जो कि हम आपके साथ करेंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लास्ट में सबसे महान साइंटिस्ट हमारे कौन थे, आइंस्टाइन जी थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया था और पूरी दुनिया में उन्होंने इसके निर्माण के बाद तहलका मचा दिया था। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ सच में ही स्पेशल है, क्योंकि बात भी बहुत बड़ी उस समय में उन्होंने बताई थी, और सच में जब आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत मजा आने वाला है, इसको पढ़ के बहुत मजा आता है। दैट इज वाई एसटीआर को हम बहुत डेंसली देखेंगे, छोटी छोटी से बिल्कुल लघु लघु बात को उसको बड़ा बड़ा करके एक एक डेंसली
कोई भी चीज को अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, तो जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो पेपर में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, क्योंकि वह जो सवाल होते हैं आईआईटीज के प्रोफेसर के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसमें पक्का और पक्का जब भी सवाल बना है तो समझ लीजिए कि आपकी समझ टेस्ट होने वाली है। समझ टेस्ट होने के लिए आपको इन डेप्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपके सिलेबस में जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो ये क्वांटम में डिस्कस की गई है। किसमें डिस्कस की गई है? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भले इसका डिस्कशन कर रखा है, तो ऐसा क्यों है मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगती है, क्वांटम मैकेनिक्स लगती है। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास मूव करते हैं। जब स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चीजें मूव करती है तो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उसके आंसर्स निकालते हैं। तो दैट इज वाई उन्होंने इसको क्वांटम में मेंशन कर दिया है। तो ये एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी एक थोड़ा सा टॉपिक है, मतलब इसको मैकेनिक्स के साथ भी पढ़ा जा सकता है, क्वांटम के साथ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम इसको कहां पे पढ़ेंगे? 5वीं यूनिट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैकेनिक्स में इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द मैकेनिक्स आपके सामने। अगर मैं जस्ट चीजों में गोला मारूं कि किस पे हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, एक तो ये है इस एरिया में, और फर्स्ट वाले में फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, सेंट्रल फोर्स बहुत ही जरूरी है, कंजर्वेशंस में वेरिएबल मास सिस्टम से सवाल आते हैं बार बार, जो ऐसी चीज है जो अनकॉमन है, मतलब हमने अपने 12वीं कक्षा में तो कम पढ़ी है, जो सिर्फ 12वीं कक्षा में उसके बारे में सोच के हम खुश होते थे, अरे वाह ये कुछ नई चीज है, और कुछ कम पढ़ी है हमने। और बीएससी में भी उसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं होती है, कि किताबों में भी अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक्स को तो इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली हर का किताब उसको डिस्कस कर लेती है, लेकिन कुछ में भी छुपे हुए टॉपिक होते हैं जिनकी डिस्कशन कम होती है। तो यह चीज हमारे प्रोफेसर्स या पेपर बनाने वाले भी जानते हैं। तो इसी चीज को वो ध्यान में रखते हुए, ऑब्वियसली क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा है, एक ये कंपटीशन है, तो इसमें वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिसमें बच्चे का ध्यान थोड़ा कम जाता है, और वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है और कॉन्सेप्चुअल होती है, और बच्चा आमकर उसको नजरअंदाज करता है। तो उन टॉपिक्स में हमें नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन में तो हमें हर टॉपिक पे ग्रिप होना चाहिए। ठीक है, तो रिजिड बॉडी में अगर आप मुझे सबसे जरूरी पूछे तो ये एरिया है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। फ्लूइड में अगर आप सबसे जरूरी पूछे तो इस एरिया को हमें पढ़ना है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो सारी की सारी ही जरूरी है, क्योंकि सवाल की इसमें से गारंटी है, 100% गारंटी है कि सवाल इस एरिया में से आना ही है। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस विद यू। और मैकेनिक्स है जो हमारा, इट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो शुरुआत किससे की जाती है? मैकेनिक्स से, बिकॉज मैकेनिक्स हमारे दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ मेल खाता है, और मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दूसरे सब्जेक्टों में उभर के आते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी जानकारी? हर बुक में आप देखिए या फिर हर सिलेबस में देखिए, आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो सबसे पहले किसका जिक्र आता है आपके सामने? मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स इज द फर्स्ट thing we read in the physics. It is the first subject of the physics, rather I would say the first subject of the physics. It is the first subject of the physics. It is, एक और इसका नाम है सिर्फ, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जो मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स अपने आप को सर्वोपरि रख सकते हैं, और मैकेनिक्स के फंडे जिनके दिमाग में बिल्कुल कड़क तरीके से बिल्कुल फंस गए हैं, तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उनको आसानी होगी, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो कॉन्सेप्टों को लगाने में और समझने में उनको काफी इजी फील होगा। इवन मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। आपने चार्ज का सवाल देखा होगा कि कभी कभी चार्ज के पास भी मास होता है, तो एक चार्ज है, दो चार्ज है, और एक चार्ज के पास मास है, वो दूसरे के पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब अगर मास दे दिया गया है चार्ज को, तो चार्ज को सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स के फंडों का भी इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए दैट इज व्हाई द फर्स्ट सब्जेक्ट वी रीड इज द मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ओके, नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अवर लेक्चर सीरीज, और इस लेक्चर सीरीज में हम बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ, और जो ऐसी बातें हैं जो छुपी रहती हैं स्टूडेंट की आंखों से, जिस पे हम ध्यान देना कम करते हैं, उन बातों को बिल्कुल हम मोटा मोटा करके पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आप मेरे साथ नोट्स भी बनाइए, ताकि आपकी बहुत बेहतरीन सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी प्रिपेयर हो जाए, और आप किसी भी एग्जाम में बैठे या फिर कोई भी एग्जाम्स दें, आप अपने कॉलेज के एग्जाम्स दें या कोई भी इंटरव्यू में बैठे, आप इनके जवाब और इन चीजों को बहुत भली भांति अपने इन जवाबों को पेश कर सकें। ओके, थैंक यू।